हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने चैनल धनराज कुमाऊं टीचर पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारी मनोविज्ञान की जो शिक्षा विज्ञान की दोस्तों लास्ट क्लास रहेगी। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों कार्ल रॉजर्स है, जो कार्ल रॉजर्स मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, क्या वो संज्ञानवादी है, क्या वो संरचनावादी है, क्या वो क्या वो प्रकार्यवादी है, क्या वो ये मानवतावादी है। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। वो क्या है? वो ये मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। दोस्तों कार्ल रॉजर्स, दोस्तों एक कार्ल रॉजर्स, एक तो कौन है दोस्तों? कार्ल रॉजर्स है, कार्ल रॉजर्स हो जाएंगे दोस्तों। एक कौन है तो अब्राहम मेस्लो दोस्तों, कार्ल रॉजर्स हो जाएंगे, कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मेस्लो दोस्तों। अब्राहम मेस्लो ध्यान रखना दोस्तों, अब्राहम दोस्तों, अब्राहम मेस्लो, मेस्लो ये दोनों क्या है दोस्तों? ये दोनों ही मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मेस्लो। ये दोनों के दोनों ही ये कौन से मनोवैज्ञानिक है? ये मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। अब देखो दोस्तों, संज्ञानवादी कौन है? संज्ञानवादी दोस्तों हमारे जीन पियाजी है। और संरचनावादी मनोवैज्ञानिक कौन है? संरचनावादी मनोवैज्ञानिक है जेरोम ब्रुनर। कौन से हैं? जेरोम ब्रुनर। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछे कि संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, तो अपने को जीन पियाजे करना है। संरचनावादी मनोवैज्ञानिक अपने से पूछे तो दोस्तों अपने को जेरोम ब्रुनर करना है। और संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक पूछे तो जीन पियाजे करना है। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक पूछे दोस्तों कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मेस्लो के बारे में बताने। 2 मनोवैज्ञानिक कौन से मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, छोटा करते हैं दोस्तों, चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। जी दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। ये पूछ रहा है कि दोस्तों सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ठीक है ना दोस्तों, कौन सा कथन है सही नहीं है? अब देखो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल ये बात दोस्तों सही है। क्योंकि दोस्तों एक बालक होता है, एक बालक है, इस बालक के जितने भी पक्ष होते हैं, चाहे शारीरिक पक्ष हो, चाहे मानसिक पक्ष हो, चाहे भावात्मक पक्ष हो, चाहे क्रियात्मक पक्ष हो, इन सभी पक्षों का अध्ययन कहाँ होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। बालक के सीखने के तरीकों का अध्ययन कहाँ होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। बालक कौन सी विधि से सीखता है, या कब सीखता है, या किस तरीके से बालकों को सिखाना चाहिए, इन सभी का अध्ययन कहाँ होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। एक बालक की शिक्षा से जुड़े हर पहलू का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। तो इसके विस्तार की दोस्तों कोई सीमा नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों क्या है? ये व्यापक है दोस्तों। इसमें शिक्षा से जुड़े हर पहलू पर काम होता है। शिक्षा से जुड़े हर पहलू का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि गुणात्मक व प्रेरणात्मक, बिल्कुल दोनों है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो अध्ययन विधि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत दोस्तों जो विधियाँ काम में ली जाती है ना, वो गुणात्मक भी होती है। जैसे दोस्तों मान लो मुझे एक बालक का ज्ञानात्मक पक्ष जानना है दोस्तों, तो दोस्तों मैं वहाँ क्या करूँगा दोस्तों? वहाँ मैं उसकी ये गुणात्मक विधि काम में लूँगा दोस्तों। एक बालक का दोस्तों मान लो मुझे ये सामाजिक पक्ष जानना है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों? उसका सामाजिक पक्ष क्या है दोस्तों? वो गुण है, तो वो अपनी गुणात्मक विधि के माध्यम से ही मैं उसकी सामाजिक पक्ष को जान सकता हूँ। अब दोस्तों मान लो अगर मुझे उस बच्चे का ज्ञान जानना है दोस्तों, इसमें कितना ज्ञान है, तो उसकी परीक्षा लेकर दोस्तों मैं जान सकता हूँ। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी? कि बच्चे के 5 नंबर आए, कि बच्चे के 10 नंबर आए, तो ये परिणात्मक विधि हो जाएगी। और बच्चे का सामाजिक विकास कैसा है, तो मैं ये गुणात्मक विधि काम में लूँगा। और बच्चे का मुझे अगर ये ज्ञान जानना है दोस्तों, ज्ञान, तो दोस्तों मुझे कौन सी विधि काम मिलेगी? ये परिणात्मक विधि काम में लेना पड़ेगा दोस्तों। मुझे ये जानना है कि एक बालक की शैशवावस्था में कितनी हड्डियाँ होती है, तो ये हड्डियों की मतलब संख्या जानना है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा? ये परिणात्मक विधि काम में लूँगा। और मुझे इस बच्चे का सामाजिक पक्ष जानना है, तो मैं क्या काम में लूँगा दोस्तों? क्योंकि सामाजिक विकास दोस्तों मैं तोल नहीं सकता कि 1 किलो सामाजिक विकास हो गया, उसका 2 किलो सामाजिक विकास हो गया। बच्चे का सामाजिक विकास जानने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान में दोस्तों कौन सी विधि काम में लेती है? ये गुणात्मक विधि काम में ली जाती है। और अगर एक बच्चे का मुझे वजन तोड़ना है कि ये 5 किलो का है, ये 10 किलो का है, तो दोस्तों मुझे कौन सी विधि काम में लेनी पड़ेगी? ये परिणात्मक विधि काम में लेनी पड़ेगी दोस्तों। इस परिणात्मक का मतलब होता है मात्रा, तोल, अपन जिसे मतलब तोल सकते हैं, वो परिमाणात्मक है। तो 5 किलो, 10 किलो वजन है, 7 किलो वजन है, तो दोस्तों ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम दोस्तों विकासात्मक मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम दोस्तों कौन सा है? विकासात्मक मनोविज्ञान है। आगे चलते हैं दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों व मानसिक रूप से मंद बालकों दोनों को समझने में सहायता करता है। बिल्कुल करता है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है कि कोई भी 2 बालक समान नहीं होते, कोई भी 2 बालक समान तरीके से नहीं सीखते हैं, उनके सीखने की गति एक समान नहीं होती है। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, यानी इसमें एक भी ऑप्शन गलत नहीं है दोस्तों। चारों के चारों ऑप्शन ही सही है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों व मानसिक रूप से मंद बालकों दोनों को समझने में सहायता करता है दोस्तों। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में काम ही होता है कि कोई भी 2 बालक एक समान नहीं होते, उनकी सीखने की गति अलग अलग होती है, उनका मानसिक विकास अलग अलग होता है, उनका सामाजिक विकास अलग अलग होता है, उनका शारीरिक विकास दोस्तों अलग अलग होता है। इनकी, इनका कोई भी पक्ष समान नहीं है। उनके सभी पक्ष क्या है? उनके सभी पक्ष दोस्तों अलग अलग होते हैं। उनके सभी पक्षों में
एक समानता नहीं होती, सामाजिक विकास अलग होगा, उनका शारीरिक विकास अलग होगा। एक व्यक्ति 5 किलो का है तो एक व्यक्ति 6 किलो का हो जाएगा एक बच्चा दोस्तों, ठीक है ना। यानी कोई भी बालक, कोई भी दो बालक एक समान नहीं हो सकते, जो शारीरिक पक्ष से, चाहे मानसिक पक्ष से, चाहे उनका भावात्मक पक्ष से, चाहे सामाजिक पक्ष से। तो यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सभी बालकों का अध्ययन किया जाता है कि बालक किस प्रकार सीखते हैं, कौन सी विधि से सीखते हैं, बालकों का विकास कब ज़्यादा होता है और कभी कम होता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो। इन सभी पक्षों का अध्ययन दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों इसमें चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें चलते हैं आगे, इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही है, एक भी ऑप्शन इसमें क्या नहीं दोस्तों गलत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों, एक भी ऑप्शन में गलत नहीं है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, व्यवहार में परिवर्तन क्या वृद्धि है दोस्तों, व्यवहार में खालिस्तान परिवर्तन वृद्धि है। अब देखो दोस्तों, इस वृद्धि का मतलब क्या होता है, इस वृद्धि का मतलब होता है कि दोस्तों जैसे मान लो मेरे पास 1 किलो चीनी थी, अब वो क्या है दोस्तों, अब वो चीनी कितनी हो गई दोस्तों, 3 किलो हो गई या 5 किलो हो गई। तो दोस्तों वो किसको दर्शा रही है दोस्तों, वृद्धि को दर्शा रही है दोस्तों। वो किसको दर्शा रही है दोस्तों, वो अपने इस वृद्धि को दर्शा रही है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, इस वृद्धि शब्द के लिए अपन क्या काम में ले सकते हैं, मात्रात्मक शब्द काम में ले सकता हूँ दोस्तों। व्यवहार में ये मात्रात्मक परिवर्तन क्या दर्शाता है दोस्तों, जैसे मान लो दोस्तों एक बालक दोस्तों 5 किलो का बालक है, फिर दोस्तों अगर वो 7 किलो का आ गया, फिर वो 8 किलो का हो गया, यानी इसी में माप सकता हूँ, तोल सकता हूँ या मतलब देख सकता हूँ। तो दोस्तों वो कैसा परिवर्तन है, वो मात्रात्मक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लो दोस्तों मेरे पास 20 किलो चीनी थी, अगर दोस्तों वो बाद में अगर वो 30 किलो चीनी होगी, तो ये कौन सा परिवर्तन है, क्या ये गुणात्मक परिवर्तन है, क्या ये संज्ञानात्मक परिवर्तन है। तो दोस्तों ये कौन सा परिवर्तन है, ये मात्रात्मक परिवर्तन होता है। मात्रात्मक परिवर्तन दोस्तों वो होता है जिसमें मतलब ये देख सकता हूँ या तोल सकता हूँ, तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा मात्रात्मक परिवर्तन, या वृद्धि भी कह सकते हैं दोस्तों। वृद्धि या मात्रात्मक दोनों एक ही चीज़ होती है, यानी किसी माप सकता हूँ या तोल सकता हूँ या देख सकता हूँ, तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, वो ये मात्रात्मक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो दोस्तों एक कोई बालक है, तो वो शेषव अवस्था में दोस्तों कितना किलो का है और दोस्तों किशोरावस्था में कितना किलो का है दोस्तों। अब दोस्तों मान लो यहाँ अगर वो 20 किलो का बालक है शेष अवस्था में दोस्तों, आप मानो, और दोस्तों फिर वो किशोरावस्था में दोस्तों 60 किलो का बालक हो गया, तो उस बालक को मैं क्या कर रहा हूँ, ये मात्रात्मक रूप से दर्शा रहा हूँ दोस्तों। यानी वो पहले 20 किलो का था और बाद में वो 60 किलो का हो गया दोस्तों। तो ये किसको दर्शा रहा है, ये उसकी वृद्धि को दर्शा रहा है, ये किसको दर्शा रहा है, ये मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शा रहा है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन क्या है, इसमें तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, मात्रात्मक परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, अपन वृद्धि कहते हैं। पहले 5 किलो, फिर 10 किलो, 20 किलो से तोल सकते हैं, माप सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखो दोस्तों एक ऑप्शन है मेरे पास दूसरा, ये गुणात्मक। तो इस गुणात्मक का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बालक के ज्ञान को मैं तोल नहीं सकता कि एक बालक के अंतर्गत 5 किलो ज्ञान भरा है, 2 किलो ज्ञान भरा है, एक बालक 2 किलो सामाजिक है, तो दोस्तों उसी में तोल नहीं सकता। तो दोस्तों एक बात, जैसे दोस्तों मानो आप एक बात समझो, एक बालक है दोस्तों, मान लो ये बालक है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, एक बालक है दोस्तों, ये एक बालक है दोस्तों, ये एक बालक है दोस्तों मान लो मेरे पास। तो एक बालक के दोस्तों अगर मान लो इसका ज्ञान है, तो इस ज्ञान को दोस्तों मैं तोल नहीं सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि इस बालक के पास ये 5 किलो ज्ञान भरा है, इसके दिमाग में 6 किलो ज्ञान भरा है। तो ये कौन सा पक्ष हो जाएगा दोस्तों, ये गुणात्मक पक्ष हो जाएगा। ये 5 किलो सामाजिक है, ये बात बिल्कुल नहीं कह सकता दोस्तों। मैं उसके वजन को तोल सकता हूँ, उसकी हड्डियों को देख सकता हूँ, उसकी जो शरीर है, शरीर को देख सकता हूँ, मैं उसके मतलब ये त्वचा को देख सकता हूँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों उसके ज्ञान को, उसके सामाजिक पक्ष को मैं देख नहीं सकता। तो ये कौन सा परिवर्तन कहलाता है, ये गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। यानी ज्ञान अपने दिमाग में दिखता है क्या कहीं, अगर आप अपने दिमाग को दोस्तों अगर खोल कर देखोगे, फोड़ कर देखोगे, तो उसके अंतर्गत क्या मिलेगा दोस्तों, आपको खून मिलेगा दोस्तों, परंतु ज्ञान कहीं दिखता नहीं है कि हमारे दिमाग के अंदर ये ज्ञान भरा है दोस्तों। ज्ञान तो क्या होता है दोस्तों, ये गुणात्मक परिवर्तन है। एक बालक कितना सामाजिक है, तो वो उसका मतलब ये गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। संज्ञानात्मक क्या होता है, तो बच्चे का ज्ञान, सोचना, विचारना, तर्क करना, चिंतन करना, ये सब भी दोस्तों क्या है, ये हमारे संज्ञानात्मक पक्ष में आएंगे। मनोगत्यात्मक होता है दोस्तों, बच्चा अगर कोई भी क्रिया करता है, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, तो ये कौन सा पक्ष है बालक का दोस्तों, ये है, ये मनोगत्यात्मक पक्ष हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मात्रात्मक परिवर्तन किसको दर्शाता है, ये हमारी वृद्धि को दर्शाता है कि पहले बालक का वजन 5 किलो था, बाद में बालक का वजन 20 किलो हो गया। तो ये कौन सा परिवर्तन, ये मात्रात्मक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों अपन, अभिवृद्धि दोस्तों कैसी होती है, ये मात्रात्मक होती है। इस अभिवृद्धि को दोस्तों अपन क्या कर सकते हैं, अपन देख सकते हैं या तोल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे एक बालक के अंदर पहले कितनी हड्डियाँ थी और उसके बाद में कितनी हड्डियाँ हुई, एक बालक पहले 5 किलो का था, बाद में दोस्तों कितने 20 किलो का हो गया, यानी जिसे मैं देख सकता हूँ, तोल सकता हूँ या माप सकता हूँ। तो ये कौन सा पक्ष होता है बालक का दोस्तों, ये मात्रात्मक परिवर्तन होता है। लेकिन जिसे मैं ये देख नहीं सकता, तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, वो गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चे का ज्ञान है, तो मैं बच्चे को ज्ञान के दोस्तों क्या कर सकता हूँ, मैं तोल नहीं सकता, देख नहीं सकता कि उसके दिमाग में ये ज्ञान भरा है दोस्तों, नहीं, मैं देख नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि हमारे दिमाग में तो क्या भरा है दोस्तों, खून भरा है, हड्डियाँ भरी दोस्तों, सेल्स भरे हैं, लेकिन वो दिखता नहीं कि ये ज्ञान दोस्तों इसके
यहाँ पढ़ा है दोस्तों वो तो गुणात्मक पक्ष है दोस्तों, उसको तो क्या किया जाता है, केवल महसूस किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों मुझसे देखा नहीं जा सकता कि ज्ञान है कि ये 5 किलो सामाजिक है। ठीक है ना दोस्तों, इसके अंतर्गत ये 2 किलो ज्ञान भरा है। ठीक है ना, आगे चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये प्रोक्सीमेंट तथा अल्टीमेट 2 प्रकार है, तो ये किसको है दोस्तों, ये हमारे व्यवहार को समझने के काम आते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए ये विधियाँ काम में ली जाती है दोस्तों। ठीक है ना, व्यवहार को समझने के लिए कौन सी विधियाँ काम में ली जाती है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन केवल याद रखना है दोस्तों। प्रोक्सीमेंट तथा अल्टीमेट 2 प्रकार है दोस्तों, ये व्यवहार को समझने के काम आते हैं। अब देखो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है हमारा, अधिगम का मतलब क्या होता है। इस अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना। आपने दोस्तों आज तक जितना भी काम सीखा ना, वो क्या है, वो आपकी लर्निंग है दोस्तों। ठीक है ना, आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पहला ऑप्शन सीख जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अध्ययन के सिद्धांत को ये प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे दोस्तों, यानी कौन थे। तो दोस्तों इसको भी दोस्तों आपको क्या करना है, केवल इसको याद रखना है दोस्तों। कौन थे, कॉनराड लोरेंज थे दोस्तों। कौन थे, कॉनराड लोरेंज थे। अब देखो दोस्तों, इसमें चौथा ऑप्शन है पाउलो। इस पाउलो ने क्या काम किया था, पाउलो ने दोस्तों सीखने के सिद्धांत बताए दोस्तों, सीखने के नियम प्रतिपादित किया था। इस पाउलो ने दोस्तों एक कुत्ते पर प्रयोग किया था दोस्तों। इस पाउलो ने क्या किया था दोस्तों, एक कुत्ता है दोस्तों, इस कुत्ते पर प्रयोग किया था दोस्तों। उसने क्या दिए थे, सीखने के नियम बताए थे। 1904 में दोस्तों इस पाउलो को क्या मिला था दोस्तों, नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। और इस कुत्ते की कौन सी ग्रंथि को काटा था दोस्तों, ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में खूब आता है दोस्तों। इस कुत्ते की दोस्तों कौन सी ग्रंथि को काटा था दोस्तों, पैरोटीड ग्रंथि को काटा था। इस पाउलो ने दोस्तों इस कुत्ते की पैरोटीड ग्रंथि को काट कर उसको काट कर क्या किया था, उस पर दोस्तों प्रयोग किया था, उस कुत्ते पर प्रयोग किया था कि एक कुत्ता है वो किस प्रकार सीखता है दोस्तों, जिससे सीखने पर क्या किया था, प्रयोग किया था। इसी कारण दोस्तों इस पाउलो को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1904 के अंतर्गत। और दोस्तों इस पाउलो ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। इस कुत्ते की कौन सी ग्रंथि काटी थी, पैरोटीड ग्रंथि को काट कर उस पर प्रयोग किया था। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं आगे। अध्ययन के सिद्धांत का प्रतिपादन 1937 में कॉनराड लॉरेंज द्वारा किया गया। इसमें प्राणी अपने विकास के संवेदनशील समय में अपने प्रतिस्थापित उद्दीपक के प्रति सामाजिक लगाव विकसित कर लेता है, वह स्थायी बन जाता है दोस्तों। इसको आपको याद रखना है दोस्तों, ये अपने काम की नहीं दोस्तों, ये हमारे फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत काम आती है दोस्तों ये विधि। ठीक है ना दोस्तों, उसके सिलेबस में आता है दोस्तों ये टॉपिक, ये अपने सिलेबस में नहीं है, अपने रीड के सिलेबस में नहीं है दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, अपने निम्न में से कौन सा लचीला अधिगम में नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, स्वाभाविकरण क्या होता है कि दोस्तों एक व्यक्ति अगर किसी काम को बार बार करता है तो दोस्तों उसका क्या हो जाता है, वो दोस्तों उसका स्वभाव हो जाता है। उस काम को करते करते दोस्तों, तो वो क्या काम दोस्तों काम क्या होता है, वो काम उसकी आदत बन जाती है दोस्तों। यानी स्वाभाविकरण का मतलब होता है कि दोस्तों एक बच्चा अगर किसी काम को दोस्तों क्या करता है, बार बार करता है दोस्तों, उसकी वो क्या बन जाती है, आदत बन जाती है दोस्तों। उसका स्वभाव हो गया वो काम करना दोस्तों, उसके स्वभाव में वो काम आ गया। अब देखो दोस्तों, जांच में भूल की बात कौन करता है कि एक बच्चा मतलब त्रुटि व कि एक बच्चा दोस्तों त्रुटि व प्रयास के माध्यम से सीखता है, तो ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है हमारे थॉर्नडाइक कहते हैं, जिन्होंने सबसे पहले सीखने के नियम बताए थे दोस्तों। थॉर्नडाइक ने सबसे पहले सीखने के नियम बताए थे दोस्तों कि एक बच्चा प्रयास व त्रुटि के माध्यम से सीखता है। अब देखो दोस्तों, हमारा तीसरा ऑप्शन है चीर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन दोस्तों, चीर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन दोस्तों, ये प्रानुकूलन दोस्तों, ये सिद्धांत है ना इस पाउलो के द्वारा दिया गया था। इस पाउलो ने दोस्तों एक कुत्ते पर प्रयोग किया था, उसकी पैरोटीड ग्रंथि को काटा था। उसे 1904 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, नोबेल पुरस्कार मिला था। चीर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन सिद्धांत दोस्तों हमारे इस पाउलो के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों ये त्रुटि और ये प्रयास का सिद्धांत है ना दोस्तों, ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इसमें अध्ययन विधि ना दोस्तों, ये सीखने का दोस्तों सही तरीका नहीं। इसमें दोस्तों बच्चा मतलब बहुत मुश्किल से सीखता है दोस्तों, लेकिन ये सीखने की जो 3 विधि है ना, ये स्वाभाविकरण और ये जांच एवं भूल और ये चीर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन दोस्तों, इन 3 विधियों के माध्यम से दोस्तों, और भी विधि दोस्तों वैसे तो, लेकिन ऑप्शन में 3 विधियाँ दे रखी है। इन 3 विधियों के माध्यम से दोस्तों एक बच्चा क्या करता है, बहुत आसानी से सीख सकता है दोस्तों। लेकिन चौथी विधि ना दोस्तों, ये सीखने की दोस्तों हार्ड विधि मानी जाती है दोस्तों, इससे बच्चा सरलता से नहीं सीख सकता दोस्तों। लेकिन ये 3 विधि देखिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दोस्तों, इन 3 विधियों से बच्चा आसानी से सीख सकता है। लेकिन परंतु चौथी विधि है ना, उससे बालक को सीखने में आसानी नहीं होती है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सामूहिक के दिग पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हमारा क्या ये, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने सामूहिक के दिग पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे। अब सुना दोस्तों, हमारे पास दोस्तों एक तो है कौन, ये मार्गरेट रीड दोस्तों। कौन है, मार्गरेट मिड। इसने क्या किया दोस्तों, एक विधि दी दोस्तों। कौन सी विधि, ये विधि दी दोस्तों अनुदैर्ध्य विधि दोस्तों,
दहिदरीय विधि थी। इस विधि के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि एक बालक का ही लगातार अध्ययन किया जाता है, या फिर दोस्तों एक समूह का ही लगातार अध्ययन किया जाता है। एक समूह का ही दोस्तों, एक समूह है दोस्तों मान लो ये बालकों का, या फिर दोस्तों एक बालक है, यानी एक बालक का ही क्या होता है दोस्तों इसके अंतर्गत ये लगातार उस पर क्या होता रहता है, रिसर्च होता रहता है या फिर अध्ययन होता रहता है। यानी इसमें अलग अलग बालकों पर अध्ययन नहीं किया जाता है, एक ही बालक पर दोस्तों लगातार अध्ययन होता रहता है। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी? अनुदैर्ध्य विधि हो जाएगी। एक होती है दोस्तों अनुप्रस्थ विधि। इस विधि में क्या होता है कि दोस्तों अलग अलग बालकों का अध्ययन होता रहता है दोस्तों, लेकिन ये हमारी विधि है ना अनुदैर्ध्य, इसमें क्या होता है कि दोस्तों एक ही बालक पर दोस्तों, यानी एक ही बालक पर ये लगातार क्या होता रहता है, अध्ययन होता रहता है। तो ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन है स्टेनले होल। दोस्तों स्टेनले होल ने दोस्तों एक बात कही थी किशोरावस्था के लिए कि जो बालक अगर किशोरावस्था में होता है तो उसकी ये नसें ना, तो उसमें क्या उठता है दोस्तों, जवार उठता है। जवार यानी स्टेनले होल एक परिभाषा दी थी दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आती है कि एक बालक जब किशोरावस्था में होता है तो दोस्तों इस किशोरावस्था में ना उस बालक के अंतर्गत क्या उठता है दोस्तों, तूफान उठता है। दोस्तों तूफान और आंधी का काल दोस्तों किशोरावस्था को किसने कहा था कि ये कहा था कि किशोरावस्था ना तूफान और आंधी का काल है दोस्तों, तूफान और आंधी का काल है। कि एक जब किशोरावस्था ना तो एक वो किशोरावस्था ना, एक दोस्तों जब एक किशोर होता है ना तो उसमें किशोरावस्था में क्या होता है कि दोस्तों उस बालक में तूफान उठता है, उसमें क्या होती है आंधी आती है दोस्तों, उसमें क्या होता है एक जवार उठता है दोस्तों। यानी ये किशोरावस्था को दोस्तों क्या कहा था स्टेनले होल ने दोस्तों, ये कहा था कि एक बालक जब किशोरावस्था में होता है तो उसमें क्या उठती है, तूफान आता है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस किशोरावस्था को दोस्तों तूफान व आंधी का काल किसने कहा था? इस किशोरावस्था को दोस्तों इससे ये तूफान व आंधी का काल दोस्तों स्टेनले होल ने कहा था। और स्टेनले दोस्तों होल ने ज़्यादातर किशोरावस्था पर ही काम किया था, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। अब दोस्तों ये क्या हमारा सिगमंड फ्राइड ने दोस्तों क्या किया था, हमारे जो है ना मन, उसे ये मन है ना, इस मन पर काम किया था। सिगमंड फ्राइड ने किस पर काम किया था दोस्तों, हमारे मन पर काम किया था। स्टेनले होल ने दोस्तों हमारे किशोरावस्था पर काम किया था। और इस मार्गरेट मीड ने कौन सी विधि दी दोस्तों? अनुदैर्ध्य विधि दोस्तों। अनुदैर्ध्य विधि किसके द्वारा दी गई थी? इस मार्गरेट मीड के द्वारा दी गई थी। ठीक है ना दोस्तों। और इस किशोरावस्था को दोस्तों ये तूफान और आंधी का काल किसने कहा दोस्तों? ये कहा था स्टेनले होल ने कहा थी दोस्तों। स्टेनले होल ने ये बात कही थी कि जो किशोरावस्था होती है ना वो आंधी व तूफान का काल है, ये बात स्टेनले होल ने कही थी। इस फ्राइड ने दोस्तों हमारे मन पर काम किया था कि मन 3 प्रकार का होता है दोस्तों, आपको ये बात आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी सिगमंड फ्राइड का नाम आ जाए तो उसने क्या किया था, हमारे जो मन पर काम किया था, हमारे यानी चेतना पर काम किया था दोस्तों। ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। अनुदैर्ध्य उपागम में बालकों के अब मैंने क्या कहा था दोस्तों, एक निश्चित समूह का या फिर एक ही बालक पर लगातार काम किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना। इसे अग्रदर्शी विधि भी कहा जाता है। इसका प्रयोग मैडनिक या फिर ये मार्गरेट मिड या चैंपमैन या फिर स्कूसिंग ने किया था। ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक बालक होता है दोस्तों, एक बालक पर ही क्या होता है दोस्तों लगातार अध्ययन होता रहता है। और एक होती है अनुप्रस्थ विधि, तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों अलग अलग बालकों पर अध्ययन होता रहता है कि आज इस बालक पर अध्ययन हो गया, कल दूसरे बालक पर अध्ययन होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि दोस्तों एक ही बालक पर लगातार अध्ययन होता रहता है दोस्तों, एक बालक पर या फिर एक ही समूह पर दोस्तों लगातार अध्ययन होता रहता है। ठीक है ना दोस्तों। ये आ गए दोस्तों अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वह होते हैं, मैंने आपको खूब समझाया दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि एक ही बालक है या फिर एक ही समूह पर क्या होता है दोस्तों, इसमें यानी एक वो निश्चित बालक होता है या फिर दोस्तों एक वो निश्चित समूह होता है जिस पर अध्ययन किया जाता है। लेकिन हमारी जो अनुप्रस्थ विधि है ना तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों हमारे अलग अलग बालकों पर अध्ययन होता रहता है। लेकिन ये हमारी ये विधि ना अनुदैर्ध्य विधि, इसमें क्या होता है कि एक ही बालक पर या फिर एक ही समूह पर अध्ययन होता रहता है अपने लगातार। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, निश्चित बालक है या फिर वो निश्चित समूह है दोस्तों। अब अनिश्चित नहीं है दोस्तों। अब अनिश्चित तो कहाँ होता है दोस्तों, अनुप्रस्थ विधि में क्या होता है कि दोस्तों यानी अलग अलग बालकों पर अध्ययन होता रहता है। तो वो कौन सी विधि हो जाएगी दोस्तों, अनुप्रस्थ विधि हो जाएगी हमारी। ठीक है ना दोस्तों। अनुदैर्ध्य विधि में क्या होता है कि दोस्तों एक निश्चित बालक होता है और एक ये निश्चित समूह होता है ना दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन है विभिन्न, ये विभिन्न है ना दोस्तों, ये विभिन्न दोस्तों हमारी इस कौन सी विधि में काम आता है दोस्तों, ये विभिन्न है ना दोस्तों, विभिन्न बालकों पर अध्ययन किया जाता है। विभिन्न बालकों पर कहाँ अध्ययन किया जाता है, तो अनुप्रस्थ विधि में क्या होता है कि दोस्तों अलग अलग बालकों पर अध्ययन किया जाता है। लेकिन अनुदैर्ध्य विधि में क्या होता है कि दोस्तों एक ही बालक पर लगातार अध्ययन किया जाता है। अब देखो दोस्तों पहला ऑप्शन है नए बालकों पर, तो दोस्तों इसमें भी क्या होता है, ये नए बालकों पर अध्ययन दोस्तों कहाँ किया जाता है, तो अनुप्रस्थ विधि के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अपन। इस पुस्तक में दोस्तों कोई समझाने की बात तो है नहीं, ये पुस्तक दोस्तों आपको केवल याद रखना है, एक माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, C.W. बियर्स के द्वारा लिखी गई है दोस्तों।
और दोस्तों इस वीडियो को आपको केवल ये पुस्तक है ना, इस पुस्तक को दोस्तों आपको केवल याद रखना है दोस्तों, एक माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ नामक पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, C.W. बियर्स। किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, C.W. बियर्स। अब देखो दोस्तों, ये स्किनर है, इस स्किनर ने दोस्तों किस पर प्रयोग किया था, चूहा पर प्रयोग किया था। इस स्किनर ने दोस्तों सीखने के नियम बताए थे दोस्तों। इसने दोस्तों कहाँ काम किया था, चूहा पर प्रयोग किया था दोस्तों, एक चूहे पर प्रयोग किया था स्किनर ने, चूहा और एक इस कबूतर पर प्रयोग किया था दोस्तों, चूहा और कबूतर पर प्रयोग किसने किया था, स्किनर ने किया था। स्किनर कौन से दोस्तों, ये कौन सा है, ये व्यवहारवादी है दोस्तों। इसने सीखने के नियम बताए थे और ये सीखने में दोस्तों, ये सीखने में किसको महत्वपूर्ण मानता है, ये कहता है कि दोस्तों सीखने के लिए क्या जरूरी है, पुनर्बलन जरूरी है दोस्तों। एक बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरणा दोस्तों बहुत ही जरूरी होती है, यानी एक बालक को सीखने के लिए इस पुनर्बलन की आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अपने वॉटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है। तो दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए, व्यवहारवाद पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों, व्यवहारवाद पुस्तक दोस्तों हमारे इस वाटसन के द्वारा लिखी गई थी। और वाटसन को क्या मानते हैं दोस्तों, वाटसन को दोस्तों हमारे इस व्यवहारवाद का जनक मानते हैं दोस्तों। व्यवहारवाद का जनक किसे मानते हैं, यानी ये व्यवहारवाद कौन लेकर आया, ये मनोविज्ञान के दोस्तों क्या है, ये संप्रदाय है दोस्तों, जिस प्रकार हमारे संज्ञानवादी है उसी प्रकार दोस्तों क्या है, तो दोस्तों ये व्यवहारवादी हो जाएंगे। यानी इस व्यवहारवाद का जनक किसे मानते हैं दोस्तों, इस व्यवहारवाद का जनक दोस्तों इस वाटसन को मानते हैं। और वाटसन ने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों व्यवहारवाद, तो दोस्तों इस व्यवहारवाद का जनक भी मतलब किसको मानते हैं, इस वाटसन को मानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, ये हमारे एक मनोविज्ञान की शाखा, ये पशु मनोविज्ञान है ना, तो वो किसकी शाखा है दोस्तों, इस मनोविज्ञान की शाखा है। और इस पशु मनोविज्ञान में दोस्तों क्या होता है कि हमारे जानवरों पर प्रयोग होता है दोस्तों। बाल मनोविज्ञान में क्या होता है, बाल मनोविज्ञान में दोस्तों ये 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन कहाँ होता है, इस बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। यानी ये भी दोस्तों, ये भी एक क्या है, ये हमारे मनोविज्ञान की शाखा है। और ये पशु मनोविज्ञान भी क्या है दोस्तों, ये भी मनोविज्ञान की शाखा है। अब वाटसन दोस्तों, ये वाटसन ने क्या किया दोस्तों, वाटसन ने क्या किया दोस्तों, वाटसन को क्या कहा जाता है दोस्तों, वाटसन एक व्यक्ति था दोस्तों, उसका नाम था वाटसन। इसने क्या किया दोस्तों, इस व्यवहारवाद को लेकर आया दोस्तों। उसे व्यवहारवाद के जनक किसे माना जाता है, व्यवहारवाद के जनक दोस्तों इस वाटसन को माना जाता है। वाटसन ने एक पुस्तक लिखी थी 1925 के अंतर्गत, यानी व्यवहारवाद, ठीक है ना दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों अपने वाटसन पुस्तक बिहेवियर पुस्तक लिखी थी दोस्तों, तो एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। बिहेवियर का मतलब होता है दोस्तों व्यवहारवाद पुस्तक है, जो ये किसके द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में खूब आता है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में तो दोस्तों बार बार आता है कि ये जो व्यवहारवाद पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। व्यवहारवाद पुस्तक दोस्तों हमारे इस वाटसन के द्वारा लिखी गई थी। वो ये कब लिखी गई थी, ये 1925 के अंतर्गत लिखी गई थी दोस्तों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों खूब आता है दोस्तों, खूब मनोविज्ञान के अंतर्गत क्वेश्चन खूब पूछा जाता है दोस्तों। अगर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ खूब पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत क्वेश्चन दोस्तों खूब आता है। व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, व्यवहारवाद का जनक दोस्तों हमारे इस वाटसन को माना जाता है। यानी वाटसन ही दोस्तों क्या लेकर आए थे, व्यवहारवाद संप्रदाय को लेकर आए थे, ठीक है ना दोस्तों। और व्यवहारवाद पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों, व्यवहारवाद पुस्तक लिखी थी वाटसन ने। तो वो कब लिखी थी, वो 1925 के अंतर्गत लिखी गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, सामाजिक मनोविज्ञान और समाज शास्त्र और ये मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है, अपनी प्राथमिक रुचि रखता है। अब सुना दोस्तों मेरी बातें ध्यान से, मेरी बात सुना दोस्तों। पहले दोस्तों मैंने आपको एक कहता कि समाज शास्त्र एक विषय है दोस्तों, जिस प्रकार हमारे विज्ञान है, जिस प्रकार हमारे गणित है, तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से एक विषय होता है दोस्तों समाज शास्त्र। तो इस समाज शास्त्र में क्या होता है कि दोस्तों एक बालक के अंतर्गत मतलब एक बालक के ऊपर काम किया जाता है, यानी एक समाज के ऊपर काम किया जाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें ये नाम से पता पड़ रहा है दोस्तों समाज शास्त्र, यानी इसमें अपने किस पर काम होता है, अपने समाज पर काम होता है कि दोस्तों अपने परिवार कौन कौन से होते हैं और हमारे ये परिवारों के प्रकार क्या होते हैं। यानी कुछ तो एकल परिवार होते हैं, कुछ संयुक्त परिवार होते हैं, और समाज यानी किन किन से मिलकर हमारा समाज बनता है और हमारा परिवार क्या होता है। तो दोस्तों इस समाज शास्त्र में क्या होता है कि दोस्तों हमारे समाज को लेकर काम किया जाता है। अब दोस्तों आपको पता है कि एक मानव किसका हिस्सा होता है, एक मानव दोस्तों हमारे समाज का हिस्सा होता है। एक मानव है ना दोस्तों, हमारा क्या होता है, समाज का हिस्सा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि एक समाज शास्त्र में दोस्तों किसको लेकर काम होता है, समाज शास्त्र में दोस्तों हमारे समाज को लेकर काम होता है कि हमारे ये परिवारों के प्रकार कितने होते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये संयुक्त परिवार होते हैं, इस प्रकार दोस्तों एकल परिवार होते हैं। अब दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि ये एक व्यक्ति है, वो किसका हिस्सा होता है, वो एक व्यक्ति ना दोस्तों किसका हिस्सा होता है, हमारे इस समाज का हिस्सा होता है। तो एक व्यक्ति पर अध्ययन कहाँ होता है, समाज शास्त्र के अंतर्गत होता है। क्योंकि एक व्यक्ति दोस्तों किसका हिस्सा है, वो हमारे समाज का हिस्सा है। यानी दोस्तों
आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, ये व्यक्तियों से मिलकर तो क्या बनता है, हमारा समाज बनता है दोस्तों, यानी व्यक्तियों से मिलकर ही तो क्या बनता है, हमारा ये समाज बनता है। और समाज शास्त्र में दोस्तों यानी इस समाज शास्त्र के अंतर्गत यानी किस पर अध्ययन होता है, समाज के व्यक्तियों पर अध्ययन होता है। क्योंकि दोस्तों हमारा समाज है ना, वो ये किससे मिलकर बनता है, हमारा समाज है ना दोस्तों हमारे ये व्यक्तियों से मिलकर बनता है। व्यक्तियों से यानी व्यक्तियों से मिलकर दोस्तों एक समाज का निर्माण होता है। तो यानी दोस्तों समाज शास्त्र के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति के ऊपर काम होता है दोस्तों, कि एक व्यक्ति के प्रति दोस्तों, एक व्यक्ति ना, एक व्यक्ति का अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य है दोस्तों। और इस व्यक्तियों के जो ये व्यक्तियों का समूह होता है, इस व्यक्तियों के समूह के ऊपर क्या कहते हैं दोस्तों, समाज कहते हैं। समाज, तो समाज पर ये अध्ययन कहाँ होता है, समाज पर अध्ययन कहाँ होता है, समाज पर अध्ययन या रिसर्च कहाँ होता है, समाज शास्त्र विषय के अंतर्गत होता है दोस्तों, समाज शास्त्र विषय के अंतर्गत होता है। क्योंकि समाज शास्त्र दोस्तों ये क्या करता है, ये समाज को लेकर काम करता है दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या होता है कि दोस्तों हमारे समाज पर यानी इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों हमारे समाज पर काम किया जाता है कि एक समाज कैसे बनता है। तो वो कहाँ अध्ययन किया जाएगा दोस्तों, समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो यानी दोस्तों समाज शास्त्र का मेन अध्ययन पॉइंट है, मेन जो अपना बिंदु है ना, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक व्यक्ति हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति किसका हिस्सा होता है, अपने समाज का हिस्सा होता है। और दोस्तों व्यक्तियों से मिलकर क्या बनता है, व्यक्तियों से एक व्यक्ति से मिलकर क्या बनेगा, एक व्यक्ति, फिर दो व्यक्ति, फिर तीन व्यक्ति, तो फिर अपना वो क्या बन जाएगा दोस्तों, एक समाज बन जाएगा दोस्तों। इस समाज शास्त्र में एक व्यक्ति पर काम किया जाता है कि दोस्तों अपने ये परिवार कितने प्रकार के होते हैं, सामाजिक परिवार है या फिर एकल परिवार है या फिर वो संयुक्त परिवार है दोस्तों। यानी समाज को लेकर काम कहाँ होता है, समाज शास्त्र के अंतर्गत होता है। जिस प्रकार अपने ये और विषय दोस्तों अपना गणित है दोस्तों, तो वहाँ दोस्तों अंकों पर काम होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी विज्ञान है, तो दोस्तों वहाँ क्या होता है, तो दोस्तों वहाँ रिसर्च होते रहते हैं दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों हमारे समाज है, समाज शास्त्र विषय है, तो इसके अंतर्गत भी क्या होता है, हमारे समाज को लेकर काम होता है। अब दोस्तों आपको पता है कि समाज किससे मिलकर बनता है, यानी एक व्यक्ति से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दो व्यक्ति हो जाएंगे, इन दो व्यक्तियों से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे चार व्यक्ति हो जाएंगे। तो दोस्तों व्यक्तियों पर काम कहाँ होता है, समाज शास्त्र के अंतर्गत होता है दोस्तों। समाज को लेकर काम कहाँ होता है, समाज शास्त्र के अंतर्गत होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अपन आगे चलते हैं दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है हमारा। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, नहीं आगे भी अपना क्वेश्चन दोस्तों, आगे भी अपने क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन ये मनोवैज्ञानिक नहीं है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक नहीं है, कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है दोस्तों। अब देखो दोस्तों कौन है, जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है दोस्तों। जॉन डीवी दोस्तों हमारे शिक्षाविद है, जॉन डीवी दोस्तों हमारे क्या है, जॉन डीवी तो हमारे शिक्षाविद हो जाएंगे, जॉन डीवी हमारे शिक्षाविद हो जाएंगे दोस्तों। जॉन डीवी तो क्या है, जॉन डीवी हमारे शिक्षाविद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना। अब दोस्तों होल, स्टैनली होल ने दोस्तों क्या कहा था कि किशोरावस्था तूफान की अवस्था है, यानी इस किशोरावस्था में बालकों में क्या होता है कि दोस्तों तूफान उठना प्रारंभ हो जाता है। वाटसन क्या है दोस्तों, वाटसन तो दोस्तों क्या है, वाटसन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा व्यवहारवाद का जनक किसे मानते हैं दोस्तों, इस वाटसन को मानते हैं। नहीं, ये वाटसन तो क्या है दोस्तों, ये हमारा ये व्यवहारवादी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये हमारा व्यवहारवादी है। इसी प्रकार दोस्तों ये स्किनर है दोस्तों, ये भी क्या है, ये भी दोस्तों ये व्यवहारवादी है दोस्तों। यानी इस व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित रखता है कौन, ये स्किनर भी दोस्तों क्या है, ये व्यवहारवादी है दोस्तों। अब इसने प्रयोग किस पर किया था दोस्तों, चूहों, और इसने चूहों पर प्रयोग किया था दोस्तों। इस स्किनर का क्या मानना था कि दोस्तों, इसका मानना था कि सीखने में पुनर्बलन का क्या होता है, यानी सहयोग होता है दोस्तों। और इसने किस पर प्रयोग किया था, चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया था। किसके द्वारा, स्किनर के द्वारा प्रयोग किया गया था। व्यवहारवाद का जनक किससे माना जाता है, इस वाटसन को माना जाता है दोस्तों। और उसने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, यानी व्यवहारवाद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इस वाटसन के द्वारा ही लिखी गई थी व्यवहारवाद पुस्तक भी। ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। इस समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, यानी सूझ के सिद्धांत, यानी सूझ का सिद्धांत दोस्तों, यानी सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, सूझ का सिद्धांत कह दो, या फिर दोस्तों सूझ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सूझ को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इनसाइट कहते हैं दोस्तों। इनसाइट क्या कहते हैं दोस्तों, इनसाइट कहते हैं, इनसाइट कहते हैं दोस्तों, यानी सूझ दोस्तों, सूझ का सिद्धांत कह दो, या फिर दोस्तों से क्या कहते हैं, इनसाइट का सिद्धांत कह दो, या फिर दोस्तों से क्या कहते हैं, सूझ का सिद्धांत कह दो, या फिर दोस्तों से क्या कहते हैं, समग्रता का सिद्धांत कह दो। तो दोस्तों ये हमारे किसके द्वारा दिया गया था, ये वर्दीमर और कोलर के द्वारा दिया गया दोस्तों। वर्दीमर और कॉफका दोस्तों, कॉफका, ये तीन व्यक्तियों के द्वारा दिए गए दोस्तों। एक तो वर्दीमर है दोस्तों, एक कॉफका है दोस्तों, और एक कोलर है। इनके द्वारा दोस्तों सूझ का सिद्धांत दिया गया था। यानी ये क्या दिए थे दोस्तों, तो दोस्तों ने किसका सिद्धांत दिया था, इस समग्रता का सिद्धांत दिया था। कॉफका और कोलर और ये वर्दीमर के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था दोस्तों, सूझ का सिद्धांत दिया गया था, समग्रता का सिद्धांत दिया गया था, इनसाइट का सिद्धांत। इसके 3-4 नाम है दोस्तों, आपको याद रखने दोस्तों। ठीक है ना। अब हमारे दोस्तों ये BF स्किनर ने दोस्तों क्या किया था, इस BF स्किनर ने दोस्तों क्या किया था, यानी चूहों पर प्रयोग किया था और सीखने के नियम दिए थे। और सीखने के लिए क्या जरूरी मानते हैं दोस्तों, ये इस पुनर्बलन को जरूरी मानते हैं कि अगर आपको जो अपने बच्चे को सिखाना है ना, तो दोस्तों उन्हें क्या देना पड़ेगा दोस्तों, उन्हें दोस्तों पुनर्बलन देना पड़ेगा दोस्तों। पुनर्बलन यानी उनको क्या करना पड़ेगा, उनको
मतलब वो करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा दोस्तों अपने बच्चों को। अगर सिखाना चाहते हो ना तो मोटिवेट करना पड़ेगा। ये बात किसने की थी? इस स्किनर के द्वारा की गई थी। अब देखो दोस्तों बीएस ब्लूम, इस बीएस ब्लूम ने दोस्तों क्या सिद्धांत दिया था? हमारे जो मूल्यांकन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? हमारे बीएस इस ब्लूम के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों जो हमारे ना ये RM गेने के द्वारा क्या दिया गया था दोस्तों? सीखने के प्रकार किसने बताए? सीखने के प्रकार दोस्तों इसने बताए थे RM गेने। आप यहाँ लिख सकते हो दोस्तों। सीखने के सिद्धांत किसने बताए? सीखने के जो प्रकार किसने बताए? कि सीखने के दोस्तों खूब प्रकार होते हैं। सीखने के प्रकार किसने बताए दोस्तों? सीखने के प्रकार बताए थे दोस्तों हमारे इस गेने ने। ठीक है ना। इस BS ब्लूम ने कहाँ काम किया था दोस्तों? इसने मूल्यांकन पर काम किया था। ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। सामूहिक शैक्षिक मार्ग निर्देशन का कौन सा भाग नहीं है दोस्तों? सामूहिक शैक्षिक मार्ग निर्देशन का कौन सा भाग नहीं है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा दोस्तों हमारा 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। यानी सामूहिक शैक्षिक मार्ग निर्देशन का कौन सा भाग नहीं है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। इसमें हो जाएगा दोस्तों समूह में प्रोफाइल बनाना, या फिर दोस्तों व्यक्तिगत अध्ययन विधि। यानी दोस्तों नाम से पता पड़ रहा है दोस्तों सामूहिक शैक्षिक मार्ग निर्देशन है दोस्तों। एक समूह में अपनी शिक्षा दे रहे हैं बालकों को। तो दोस्तों ये क्या है? तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? ये व्यक्तिगत अध्ययन विधि। इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। ओनली दोस्तों एक व्यक्ति का, दोस्तों नाम से पता पड़ रहा है कि व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है दोस्तों? पर्सनल। यानी इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति का ये अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ देखो दोस्तों समूह में अनुष्ठान, यानी एक बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने समूह में सीख रहे हैं। फिर दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक जांच भी कहाँ कर रहे हैं? कुछ मनोवैज्ञानिक यानी एक समूह पर कर रहे हैं दोस्तों, यानी खूब सारे बालकों पर कर रहे हैं। फिर दोस्तों चौथा ऑप्शन है दोस्तों यानी समूह में प्रोफाइल बनाना। दोस्तों समूह से मतलब क्या होता है? यानी खूब सारे बालक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ भी क्या दे रखा है? समूह दे रखा है। और यहाँ भी क्या दे रखा है? ये समूह दे रखा है। चौथे ऑप्शन में भी क्या दे रखा है? समूह में काम कर रहे हैं, मुझे समूह में मिलकर क्या बना रहे हैं? एक फाइल बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ऑप्शन में देखो दोस्तों व्यक्तिगत यानी पर्सनल, यानी वो अलग अलग काम कर रहे हैं, एक समूह में काम नहीं कर रहे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। क्या है अब देखो दोस्तों बात आ गई। अभी आपको मैंने पहले बताया था दोस्तों, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को कहते हैं दोस्तों, इस अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? मैंने आपको कहा था कि दोस्तों जब एक ही व्यक्ति पर लगातार अध्ययन किया जाता है, यानी दोस्तों एक ही विषय से मतलब है दोस्तों यहाँ की एक ही बालक पर दोस्तों अपन लगातार अध्ययन कर रहे हैं, तो वो कौन सी विधि कहलाएगी दोस्तों? वो अनुदैर्ध्य विधि कहलाएगी दोस्तों। कौन सी विधि कहलाएगी? अनुदैर्ध्य विधि कहलाएगी दोस्तों। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अगर अपने क्या करते हैं, अगर अलग अलग बालकों पर वो करते अध्ययन करते, यानी अलग अलग बालकों पर क्या करते अपने अध्ययन करते, तो वो कौन सी विधि हो जाएगी? तो ये तीसरे नंबर की विधि हो जाएगी दोस्तों, अनुप्रस्थ काट विधि हो जाएगी दोस्तों। लेकिन तो ये विधि ना चौथे नंबर की विधि। इसमें क्या होता है कि दोस्तों एक ही बालक पर अध्ययन किया जाता है लगातार। एक ही बालक है, फिर दोस्तों यानी एक समूह भी हो सकता है, फिर दोस्तों एक बालक भी हो सकता है। उसमें क्या होता है दोस्तों? उस बालक पर कैसे अध्ययन होता है? लगातार अध्ययन होता रहता है दोस्तों। यानी एक ही बालक है, फिर एक ही समूह पर क्या होगा दोस्तों? लगातार अध्ययन होता रहता है। लेकिन दोस्तों तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अलग अलग बालक, आज इस बालक पर हो गया, कल इस बालक पर हो गया। यानी कार्ड से ध्यान रखना, उस क्या करो मतलब उस बालक की श्रृंखला को काट रहे हैं। यानी आज इस बालक पर अध्ययन हो गया और फिर मतलब ये कल दूसरे बालक पर अध्ययन हो जाएगा। तो दूसरी कौन सी विधि है? कौन सी विधि हो जाएगी? अनुप्रस्थ काट विधि हो जाएगी। तो यहाँ 4 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या कहलाएगी? एक ही विषय पर दोस्तों, इसका मतलब है कि दोस्तों एक ही बालक पर लगातार अध्ययन हो रहा है, यानी अधिक समय तक अध्ययन हो रहा है दोस्तों एक ही बालक पर। दोस्तों कौन सी विधि जाएगी? अनुदैर्ध्य विधि हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। अब बार बार नहीं बताऊंगा दोस्तों इसके बारे में दोस्तों, ये दोनों विधि दोस्तों मैं आपको खूब समझा चुका हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है दोस्तों। कौन सी विधि हो जाएगी दोस्तों? नाम से ही पता पड़ रहा है दोस्तों, सामाजिक करते अभिव्यक्ति। इसमें क्या होता है कि दोस्तों एक बालक अपने समाज के अंदर रहता है तो दोस्तों उसका सामाजिक विकास होगा कि अपना समाज क्या है और अपने जो इस समाज के प्रति अपना क्या क्या कर्तव्य है। दोस्तों एक बालक जब अपने इस विधि से पढ़ाएंगे ना बच्चे को, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि से पढ़ाएंगे, तो इसमें क्या होता है? बच्चे का सामाजिक विकास होता है। अब देखो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा ये समस्या समाधान विधि। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? एक बालक को कोई मतलब कार्य करने के लिए दिया जाता है, फिर एक बालक के सामने कोई समस्या रखी जाती है तो वो बालक क्या करता है? अपनी समस्या को दोस्तों मतलब खुद हल करता है। तो उसका क्या होगा? उसका जो है ना ये मानसिक विकास होगा दोस्तों, उसमें तर्क करने की क्षमता आएगी। अब ये व्याख्यान विधि में तो क्या होता है कि दोस्तों एक शिक्षक बोलता रहता है और अपने बच्चे चुपचाप सुनते रहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। अब इस प्रायोजना विधि दोस्तों, ये प्रायोजना विधि भी ध्यान रखना चाहिए। प्रायोजना विधि है ना, इसके दोस्तों 6 चरण होते हैं और इस प्रायोजना के प्रकार पूछ ले तो दोस्तों 4 करना है। इस विधि के चरण पूछ ले तो उसमें क्या होता है? 6 चरण। इस विधि में भी दोस्तों क्या होता है कि एक बालकों को दोस्तों कोई कार्य करने के लिए देता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है? एक बालकों का एक समूह होता है। प्रायोजना विधि में क्या होता है कि दोस्तों ये मान लो दोस्तों ये कितने बालक है अपने पास? ये 10 बालक है। तो क्या होता है? इन 10 बालकों को दोस्तों मतलब कोई काम करने के लिए दिया जाता है दोस्तों। एक कोई ये बालक क्या करते हैं तो अपने इस समूह में मिलकर काम करते हैं दोस्तों। तो उसका कौन कौन सा विकास होता है? उसका नैतिक विकास होगा, उसका मतलब ये उसमें सामूहिकता की भावना का विकास होगा और उसके जो ज्ञान में वृद्धि होगी दोस्तों, उसमें
यानी ये नैतिक गुण, उसका इस सामाजिक गुण का विकास होगा दोस्तों, क्योंकि वो एक समूह में रहकर काम कर रहा है बच्चा दोस्तों, ठीक है ना। तो इस सामाजिक गतिविधि से क्या होगा दोस्तों, बच्चों का सामाजिक गुणों का विकास बहुत ज़्यादा होगा। वैसे तो दोस्तों इस प्रायोजना विधि से भी एक बच्चे का मतलब ये इस मतलब है ये सामाजिक विकास हो सकता है, क्योंकि दोस्तों एक बच्चा यहाँ क्या कर रहा है दोस्तों, एक बच्चा यहाँ समूह में रहकर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ ज़्यादा किस विधि से होगा सामाजिक गुणों का विकास दोस्तों, इस सामाजिक विधि से हो जाएगा। और इस दूसरी विधि से भी हो सकता है बच्चे का सामाजिक गुणों का विकास, लेकिन ये ज़्यादा किस विधि से होगा दोस्तों, इस तीसरी विधि से होगा ज़्यादा, इस दूसरी विधि से भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी बालक कहाँ काम करता है, एक समूह में काम करता है दोस्तों बच्चा, यानी एक समूह होता है बच्चों को, तो उन्हें मतलब अपन क्या करते हैं, तो एक कार्य करने के लिए अपने मतलब दे देते थे दोस्तों, क्या करता है। अब दोस्तों अगर समूह में काम कर रहा है तो दोस्तों उसमें क्या होगा, उसमें अपने जो ये अपने उसमें क्या होगी, उसमें एक सामाजिकता की भावना का विकास होगा कि ये मेरे दोस्त है, ये मेरे भाई है, तो उनके साथ मेरे को कैसा व्यवहार करना है, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते 3 नंबर की विधि उसमें राइट हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दोस्तों आपको यहाँ ध्यान होना चाहिए, कौन सी विधि जाएगी, ये विकासात्मक विधि हो जाएगी। और ये विकासात्मक विधि यानी किसके द्वारा दी गई थी, जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना दोस्तों। यानी एक बालकों में इस वृद्धि और विकास को जानने के लिए कौन सी विधि काम में लेनी चाहिए, ज़्यादातर दोस्तों इसमें सही क्या होना चाहिए, तो विकासात्मक विधि किसके द्वारा दी गई थी, जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। अगर मुझे एक बालक का विकास और ये इस वृद्धि के बारे में जानना है तो दोस्तों मुझे कौन सी विधि काम में लेनी पड़ेगी, विकासात्मक विधि काम में लेनी पड़ेगी। और ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है एक बालक के उसके शारीरिक पक्ष को जानने के लिए, और उसके ये जो है ना उसके विकास को मतलब उसके विकास को जानने के लिए तो मुझे कौन सी विधि काम में लेनी चाहिए, तो दोस्तों मुझे ये अपनी विकासात्मक विधि काम में लेनी चाहिए। ये दोस्तों इन चीज़ों को जानने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, और इस विधि का जनक है ना वो जीन पियाजे है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है, तो दोस्तों फिर वही बात, कौन सी विधि हो जाएगी दोस्तों, ये अपना ये प्रयोगात्मक विधि दोस्तों। इसमें क्या होता है कि तो एक बालकों को दोस्तों क्या दिया जाता है, एक ये प्रयोग करने के लिए दिया जाता है दोस्तों। ये मनोविज्ञान मतलब ये क्या कहता है मनोविज्ञान दोस्तों, ये मनोविज्ञान में कहता है कि दोस्तों एक बालकों को अगर आपको ये फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना है तो दोस्तों आप उन्हें क्या दो दोस्तों, एक मतलब ये प्रयोग करवाओ दोस्तों, बच्चों से प्रयोग करवाओ दोस्तों। अगर आप बच्चे को ये कह रहा है कि ये सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि है तो दोस्तों ये प्रयोगात्मक विधि हो जाएगी, क्योंकि इसमें दोस्तों एक बालक क्या करता है, स्वयं काम कर रहा है, स्वयं अपने हाथ से काम कर रहा है, तो दोस्तों उसके सीखने की गति है ना वो ज़्यादा होगी दोस्तों, ठीक है ना। इसमें 1 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस अवलोकन विधि में तो क्या करता है कि दोस्तों एक बच्चा देख कर सीखता है, अपने हाथ से प्रयोग नहीं करता है। लेकिन इस पहले वाली विधि में क्या करता है दोस्तों, एक बच्चा मतलब खुद प्रयोग कर रहा है, अपने हाथ से प्रयोग कर रहा है, तो वो किसी बात को दोस्तों अपने जीवन में भी नहीं भूलेगा दोस्तों। एक बार सीख लेगा ना अपने हाथ से प्रयोग करके तो दोस्तों वो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है, पुस्तकों, हाँ पुस्तकों के लेखक कौन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। अब देखो दोस्तों ये पहली पुस्तक है दोस्तों एमिली पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों, तो ठीक है ना दोस्तों, ये रूसो के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, ये रूसो के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, ठीक है ना। ये रूसो के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, ये रूसो के द्वारा लिखी गई थी, ये आपको याद करना है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों ये बी नंबर की पुस्तक दोस्तों आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी ये हमारे इसे मैकडूगल के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, विलियम मैकडूगल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी गई थी। और ये क्या है, एमिली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, ये रूसो के द्वारा लिखी गई थी। और एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, शैक्षिक मनोविज्ञान पुस्तक है दोस्तों, इससे ये थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई थी। यानी सीखने के सबसे पहले नियम किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने सीखने के सबसे पहले नियम दोस्तों हमारे से थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। और ये बच गया दोस्तों हमारा सी नंबर का ऑप्शन दोस्तों, यानी क्या है, अब तीसरा ऑप्शन बच जाएगा दोस्तों हमारे, इससे ये जॉन लॉक का आंसर हो जाएगा दोस्तों, जॉन लॉक का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अपने सम्मिलित कीजिए दोस्तों, मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था, हमारे सिगमंड फ्राइड ने दिया था। हमारे मन पर प्रयोग किसने किया था, इस सिगमंड फ्राइड ने किया था दोस्तों, ठीक है ना। और कह रहा है दोस्तों ये मांग का सिद्धांत किसने दिया था, मांग का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, मांग का सिद्धांत दोस्तों हमारे किसने दिया, मांग का सिद्धांत दोस्तों हमारे किसने मुर्रे ने दिया था, मुर्रे ने दोस्तों, इस मुर्रे मांग का सिद्धांत किसने दिया था, इस मुर्रे ने दिया था। मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, ये हमारा है ना, ये मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, इसने दिया था, जुंग ने दिया था दोस्तों। ये ना डी नंबर का ऑप्शन है, नहीं ये पदानुक्रम ये उपागम किसने दिया, विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों
मूल प्रवृत्ति पर काम किसने किया था? मूल प्रवृत्ति पर काम किया था दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने काम किया था। मूल प्रवृत्ति पर काम किसने किया था दोस्तों? मूल प्रवृत्ति पर काम किसने किया दोस्तों? मूल प्रवृत्ति पर काम किया था दोस्तों इसने दोस्तों। ये कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई? यानी 16 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई। किसने? सिगमंड किसने बताई दोस्तों? मूल प्रवृत्तियों पर काम किसने किया था? मूल प्रवृत्तियों पर काम दोस्तों किसने किया था? इसने किया था, ये ना मैकडोगल ने काम किया था। मैकडोगल ने दोस्तों कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी? 16 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये क्या है? सी ऑप्शन दोस्तों ये क्या है? यानी अपने से यानी इस चेतना पर काम किसने किया था? यानी इस ये मन के 3 प्रकार किसने बताए दोस्तों? ये फ्राइड ने बताए थे। और ये शरीर क्रिया पर काम किसने किया? शरीर क्रिया पर काम किसने किया दोस्तों? बी को दो से मिलाना है। बी को दोस्तों किससे मिलाना है? शरीर क्रिया पर किसने काम किया दोस्तों? इसे ये मार्गन पर यानी इस मार्गन ने काम किया था शरीर क्रिया पर। अब दोस्तों हमारा डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये प्रोत्साहन पर किसने काम किया दोस्तों? इस प्रोत्साहन पर काम किया दोस्तों फोकमैन ने काम किया था। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं अपन। अब देखो दोस्तों विलियम वुंट को क्या कहता है? विलियम वुंट ने दोस्तों इस दुनिया में सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो कौन सा शहर था वो? यानी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में क्या किया था दोस्तों? यानी जर्मनी के 1879 में दोस्तों 1879 में क्या किया था? सबसे पहले इस दुनिया में ये क्या किया था? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी सबसे पहले इस दुनिया के अंतर्गत दोस्तों। और वो भी कहाँ की थी? इस जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की थी दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये ए नंबर का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा दोस्तों? इससे 2 नंबर से मिलेगा। जॉन डीवी। जॉन डीवी कौन थे दोस्तों? जॉन डीवी हमारे किस पर बल देते हैं? जॉन डीवी दोस्तों हमारे किस पर बल देते हैं? जॉन डीवी हमारे प्रकार्यवाद के ये अंतर्गत बल देते हैं। यानी लर्निंग बाय डूइंग की बात कौन करता है? जॉन डीवी करता है। कि यानी ये करके सीखने की बात कौन करता है दोस्तों? हमारे ये जॉन डीवी करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग की बात कौन करता है? ये जॉन डीवी करता है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये गया सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने क्या काम किया दोस्तों? मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इसने 3 प्रकार के मन बताए थे दोस्तों। ठीक है ना। अब देखो बिने ने सबसे पहले क्या किया था दोस्तों? हमारी बुद्धि का परीक्षण किया था 1905 के अंतर्गत। यानी इस दुनिया में सबसे पहले ये बुद्धि का परीक्षण किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था दोस्तों। और ये कब किया था? ये 1905 के अंतर्गत किया था दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों। अब दोस्तों आपका आज एक क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों मैं आपको लास्ट दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार आता है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का नाम है दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? आपको याद रखना है अच्छी तरह से दोस्तों। एक बालक अपने इस समाज को देख कर सीखता है। ये बात किसने कही थी? तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना है अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दी गई थी। अल्बर्ट बांडुरा ने ये बात कही थी कि एक बालक अपने समाज को देख कर सीखता है। यानी उस समाज का क्या करता है? अनुकरण करता है। यानी एक बालक अपने ये समाज के अनुकरण को देख कर सीखता है। तो ये बात किसने कही थी दोस्तों? अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा कही गई थी। और इसके सिद्धांत का नाम क्या है दोस्तों? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसको आप नोट कर लेना दोस्तों। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? ये अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया था। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों। यानी ठीक है ना। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों अपन आगे।